सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दूं। ये प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ महमूद साहब हैं। ही इज़ वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और एज कंसल्टेंट ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में काम करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कहाँ पे आप ने तालीम हासिल की और किस तरह आपने शुरुआत की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खालिद। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से ग्रेजुएशन किया 2001 में। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने FCPS मेडिसिन मेयो हॉस्पिटल लाहौर से किया। इसके बाद जो सेकंड फेलोशिप थी FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वो मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल से किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम FRCP। मैं रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन का भी फ़ेलो हूँ। तो करंटली वर्किंग इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है मेडिकल का, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किए। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जो टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें हमने प्रोफेसर साहब को दोबारा तकलीफ़ दी है वो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए हेपेटाइटिस के बारे में। ही इज़ आल्सो फेलो इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड आल्सो फेलो इन मेडिसिन। तो हमने ये उनको दोबारा तकलीफ़ दी है कि ये हमें हेपेटाइटिस के बारे में बताएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं ये एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये हेपेटाइटिस है क्या और कितनी टाइप्स का होता है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खालिद, अगेन आपने मुझे फिर इनवाइट किया है। और खैर आपने अब मेरी सुपर स्पेशलिटी से ये टॉपिक लिया है, तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में तो लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपका जो पहला सवाल है कि ये हेपेटाइटिस क्या होता है, या जिसको आप आम लोग पे जब उसकी अलामत यरकान को लेके हमारे पास आते हैं, तो हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश को कहते हैं। ठीक है। जिसकी वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसकी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन है ना वो इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन से ये ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, अब वो चूँकि हेपेटाइटिस की अलामात में यरकान सबसे नुमायाँ और जो कि कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट है, तो इसकी वजह से लोग अमूमी तौर पे इसको यरकान की बीमारी कहते हैं। हालांकि इसके और भी अलामात और उसकी पेचीदगियाँ हैं, बिल्कुल। लेकिन टाइप के लिहाज से जैसे मैंने कहा, आप अगर इसको कहेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो लोगों को समझने की ज़रूरत है वो वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे को लग सकती है, तो हम इसको ही डिस्कस ज़्यादा कर लेते हैं। सही। अच्छा, जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें कोई डिफरेंट टाइप्स हैं? अच्छा, इसमें हम दो कैटेगरीज बनाते हैं। एक तो वो होते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जिन्होंने 6 महीने से अंदर सेटल हो जाना है। अच्छा, वो हमेशा आपके जिस्म में नहीं रहेंगे। जो भी अलामात उन्होंने करनी है, जो भी बीमारी पैदा करनी है, वो उसी 6 महीने में करनी है। अच्छा, 6 महीने के बाद वो वाइप आउट हो जाते हैं। वो बॉडी उसको सेल्फ रिकवर कर लेती है। सही, वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो इसे कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया। दूसरी टाइप जो है वो है क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो कि आपके जिस्म में, हमारे यहाँ उसको पीला और काला यरकान के नाम से फर्क करते हैं। अच्छा, कॉमनली वो पीला यरकान कहते हैं जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, और जो काला यरकान है उसको क्रॉनिक को हम क्रॉनिक को कहते हैं। बिल्कुल। और वो क्रॉनिक का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो काले यरकान की सूरत में आता है, क्योंकि उसकी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं जैसे रंगत काली हो जाती है। अच्छा, तो वो और भी उसमें पेचीदगियाँ हैं, तो इसलिए एक मिसनॉमर कह लें या एक अलामात की बेस पे उसको काला यरकान कह दिया जाता है। तो उसकी वजह, जैसे एक्यूट वायरल है वो हेपेटाइटिस A, E और कुछ और वायरसेस हैं जो कम हैं कॉमन, लेकिन वो करते हैं। इवन जो क्रॉनिक वायरल हैं ये समटाइम्स आते इसी तरह ही हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की वजह से। अच्छा, इनिशियल ये सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं, खास करके हेपेटाइटिस बी के। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये है कि यूजुअली ये परसिस्ट करते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये रह जाते हैं। और जब 6 महीने से ज़्यादा रह जाएं तो फिर ये क्रॉनिक बन जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं। और काला यरकान होता है जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D। सही। तो यूजुअली हम अगर इसको जो आप पूछ रहे थे एग्जाम इस लिहाज से हैं, वो ये हम 2 कैटेगरीज इसको गिन लेते हैं। तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो है ये कैसे फैलता है, और फिर जो क्रॉनिक की तरफ हम आते हैं कि वो कैसे फैलता है? यूजुअली चूंकि ये हेपेटाइटिस A और E वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी से फैलने वाली बीमारी है, खुराक से, और हमारी जो हाइजीन है
उससे रिलेटेड हैं। यानी सफाई सुथराई ना रखी जाए, पानी का इस्तेमाल ठीक ना हो, पानी की क्वालिटी ठीक ना हो, या ये है कि खुराक इस तरह की ली जाए जिसमें पहले वायरस मौजूद है, तो वो बॉडी में जाके उन्होंने उसका इफेक्ट करना, बिल्कुल इफेक्ट करना है। और ख़ास करके जो ये हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे गर्मी की वजह से हम लोग पानी का बेताशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बाहर आउटसाइड जो मशरूबात हैं जो कि हर जगह पे ठेले पे खड़े होकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो जितने भी शरबत और ये पानी सादा और ये चीज़ें जो ड्रिंक्स हम इस्तेमाल करें ना, उसमें फिर इम्कानात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल और सही। ये आप इसमें अगर देखें तो आपको इस सीज़न में ख़ास करके अभी बारिशें आएंगी तो उसमें और ज़्यादा उसमें अलामात शुरू आ जाएंगी हेपेटाइटिस। सही। तो मेन जो इसमें हेपेटाइटिस ए और ई हो गया। एरिया इसमें एक बात बहुत अहम है सर, यानी अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि कंटेमिनेटेड वाटर, पानी गंदा आलूदा पानी, खुराक, खास करके जहां हम बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, घरों पे भी हम आएंगे कि वहाँ पे क्या मेजर्स लेने हैं, लेकिन बाहर जो है ना वो बड़ा अहम हो जाता है कि वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता कि खाना किसने बनाया है, कैसा बनाया है, हाथ धोए थे उसने कि नहीं धोए थे। फिर आप जाहिर है फिर स्टैंडर्ड्स देख के देखें कि कहाँ से खाना खा रहे हैं आप, वो होते हैं। और दूसरा ये कि जो जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा होता है, जो मरीज़ हैं, उनसे भी आपको लग सकते हैं। एक तो यह है ना कि पानी पीने से खुराक, अच्छा, उनके अगर हाथ गंदे हैं या उनके कपड़े हैं तो उनसे भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो जिन घरों में ऐसे मरीज होते हैं हेपेटाइटिस ए ई के, वहाँ पे उस मरीज को भी एजुकेट करें, कभी वॉशरूम से आने के बाद उसको एक तो उसका वॉशरूम अलग करें, अच्छा, कुछ दिनों के लिए, जब तक वो इन्फेक्टिविटी पीरियड में है तो तब तक उसका वॉशरूम में अलग हो। हाँ। और लेकिन उसकी हाइजीन को मेंटेन करना है कि हाथ वो प्रॉपर धोए, कपड़े वो रेगुलरली चेंज करे, अपना नहाना वो रेगुलर करे, ताकि ये है कि ये चीज़ें फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स में ना फैले। अब देखें जो उसको हैंडल कर रहे हैं, मिसाल के तौर जिसने उसकी चादर धोनी है, उसका तौलिया धोना है, बिल्कुल उसको भी चाहिए कि सारा कुछ करने के बाद अपने हैंड वॉश, देखिए वो जो हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट है ना कि हाथ अच्छी तरह धोना, लेकिन फोकस तो वही है ना, आपने हाथ धोए नहीं, खाना खा लिया तो वहीं से खाना बना दिया। हाँ, खाना बना दिया। अब हमारे यहाँ जो हेपेटाइटिस का जो ए और ई का कॉन्सेप्ट है ना, आप दो चीज़ें कंट्रोल कर लें, हैंड हाइजीन बेहतर कर लें, ठीक है। जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं उनके हाथ धुलवा दें, उनको कहें कि जी यार तुमने हर दफ़ा हाथ धोने हैं, हर दफ़ा ही हाथ धोने हैं, बिल्कुल ठीक है। और हॉस्पिटलों के अंदर ख़ास करके जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, जिन्होंने बेडशीट भी चेंज करनी है, पेशेंट के वाइटल्स भी लेने हैं, वो हर मरीज़ के साथ अपने हैंड सैनिटाइजेशन करें ताकि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को इस तरह का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। और जो सर क्रोनिक की आप बात कर रहे थे, जो बी और सी और डी आप कह रहे थे, तो उसकी ट्रांसमिशन कैसे है? हाँ, वो बहुत, एक तो ये है कि वो बड़ी जानलेवा बीमारियां हैं, और एक आर्गन या लिवर बिल्कुल फेल हो सकता है, जिसे हम लिवर फेलियर कहते हैं, लिवर इंजर हो जाता है, सुकड़ जाता है। उसमें सबसे अहम बात ये है कि वो फैलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। अच्छा, ब्लड से, वो ब्लड बॉर्न है, वो ब्लड बॉर्न है। और उसमें आप ब्लड का मतलब यही नहीं है कि ब्लड लगवाया, आपका किसी नीडल से ब्लड ट्रांसफर हो गया। अच्छा, यानी अगर कोई नीडल प्रिक हो गया तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है। घरों के अंदर जैसे हम देखें कि कोई टूथब्रश जो है एक इन्फेक्टेड पेशेंट का किसी ने गलती से इस्तेमाल कर लिया, वो भी ट्रांसफर कर सकता है। फिर रेजर है, हम आप घरों में शेव कर रहे होते हैं तो वहाँ तो इम्कान नहीं होता, लेकिन जब हम बार्बर के पास जा रहे होते हैं, जो कॉमनली एक वो चीज यूज कर रहे हैं, एक ही उस तरह से, या आजकल तो सिर्फ चले ब्लेड चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह वही रहता है, हैंडल वही है। और फिर वो जो सीजर जो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो वही है। तो जो चीजें कट लग सकते हैं ना जिनसे, और एक मरीज का जो जमा हुआ खून या उसके ज़रात जो इन्फेक्टेड होते हैं, आलूदा होते हैं, वो दूसरे मरीज को चले गए, तो फिर इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, चलिए सर, ये आपने सॉरी जी सर, आप प्लीज़। उसमें मुझे ये है कि जो हम चूंकि इसी पैराई में बात करें ना कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक ये होता है कि जो डेंटिस्ट्री है उसमें एक तो एग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। डेंटल प्रैक्टिस में कि कोशिश करें कि डेंटल ट्रीटमेंट स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स से करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए सस्ते के चक्कर में आप कहीं खुदा न खास्ता डेंटिस्ट से, क्वैक से आप इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस ना ले रहे हो। ये सर का कहने का मकसद है कि उसमें भी बहुत केयर करने की जरूरत है। सर्जिकल थिएटर्स हैं, वहाँ तो हम कर ही रहे होते हैं, वहाँ पे तो सेग्रीगेशन होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बी और सी वाले पेशेंट्स तो पहले ही सेग्रीगेट कर दिए। और लास्ट जो है ना, बट नॉट लीस्ट,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सेफ होनी चाहिए। अच्छा, उसका टेस्ट करवाने पहले वो जरूरी है। टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल बेस पे तो सर ये रिकमेंडेड होता है और होता भी है। तो जो अगर कोई प्राइवेट में करवाते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं या कोई और इस तरह का क्रॉनिक डिजीज़ का है जिसने ट्रांसफ्यूजन्स करवानी है, तो उसमें भी। अच्छा, उसमें एक बस मैं आपसे आपकी बात को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि बहुत अहम बात है सर कि हमारे यहाँ यूजुअली ब्लड बैंक स्क्रीन करते हैं हेपेटाइटिस बी के बी के सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी या HIV। अब मलेरिया भी करते हैं। हेपेटाइटिस बी का एक टेस्ट है विंडो पीरियड में, वो है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़। उस वक्त अभी जो उसका डिटेक्ट करने वाला मार्कर सरफेस एंटीजन अपीयर नहीं हुआ होता, और अच्छा। उस दौरान वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते, अगर हो गया तो पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कोर एंटीबॉडीज करते हैं, बी करते हैं, अच्छा वो भी उसके साथ करते हैं, सरफेस के साथ कोर करते हैं। ये एक ये नहीं समझ लें कि मेरे लिए भी एक नई वो है, क्योंकि मैं भी एज ऑर्थोपेडिक सर्जन हम पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं, तो अब हम ये रिकमेंड भी करें कि जी आप इसका कोर एंटीजन भी जरूर, कोर एंटीबॉडीज जरूर करवाएं हेपेटाइटिस बी के लिए। जो बड़े जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी दुनिया में भी है। इस पर हमने एक पेपर भी लिखा है जिसमें हमने टेस्ट किया कि जो हमारी आम लैब्स हैं जो उनकी ब्लड सिर्फ सरफेस एंटीजन कर रहे हैं, तो उसमें 4 पेशेंट ऐसे निकले जिनका कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव था और सरफेस एंटीजन नेगेटिव था। और अगर वो ब्लड दे देते तो अगला इन्फेक्ट हो सकता था। सो ये अच्छा सर, इससे अब बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ओके, तो अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी सी की तरफ। उनकी प्रिवेंशन वही है सर कि उसमें हमने सेफ मेजर्स लेने हैं, हाइजीनिक कंडीशन। अगेन आपने अपना पर्सनल रेजर या जितनी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन आप अपना नेल कटर, अपना रेजर, अपनी सीजर, कैंची, ब्लेड जो भी इस्तेमाल करते हैं। फीमेल के अंदर जो कॉस्मेटिक्स हैं उसके अंदर जो भी पिरिसिंग हैं जिससे कान छिदवाते हैं, जैसे बच्चियां कान छिदवा रही होती हैं, वो आम गली मोहल्ले में बैठे वो कान छिद जाते हैं, ना छिदवाएं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली स्टरलाइज होने चाहिए। सही अपना डेंटल किट, डेंटल ब्रश और ये चीज़ें अपनी रखें, डेंटल किट अपनी करें। अब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये वो जो बात हम अगेन पहले कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, मेक श्योर करें कि जी वो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट है और वो प्रॉपर्ली उसको हैंडल करेगा। सर्जरी से पहले भी यही हाल है। दूसरा ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है ये लोगों के लिए भी है कि अपने टेस्ट कराएं, और हमारा ये मेजर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज से रिलेटेड अथॉरिटीज़ को भी है कि ना सिर्फ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड है उसको प्रॉपरली स्क्रीन किया जाए। सही, उसमें जैसे हमने पहले बात की कि हेपेटाइटिस बी सी के साथ आप कोर एंटीबॉडीज़ भी कराएं ताकि ऐसे इन्फेक्शन जो विंडो पीरियड्स में हों वो उससे कर सकें। ये आपकी तरफ से अच्छी एक रिकमेंडेशन है कि वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल्स में तो ये हो रहा है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट को इस मामले में भी हम ये एक सॉर्ट ऑफ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन डायरेक्टरेट को गाइडेंस हो सकती है कि जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं, ये दिस इज़ द न्यू समझ लें कि एक टेस्ट वो ऐड करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, बहुत ज़रूरी है पर्पस। और दूसरा ये है कि जो सर ने भी बात की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एज एमरजेंसी मेजर ज़रूर लें। इसको वो जैसे हमारे पास होता है, कई दफ़ा पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी असी हुण देते हैं, हुण लाओ, बहुत ज़रूरी है। तो ये काम नहीं हम वो करते, इसको एमरजेंसी पर्पज़ के लिए ही रखा जाए। अच्छा, दूसरा सर सबसे अहम जो प्रिवेंशन है ना, जो सबसे अहम है, दैट्स वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और देखिए सी की अवेलेबल नहीं है, सी की नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो किलिंग जिसमें हेपेटाइटिस जो कार्सिनोमा है, लिवर का कैंसर है, वो हेपेटाइटिस बी की वजह से उसके 100 टाइम्स चांसेस बाकी इन्फेक्शन से ज़्यादा हैं। अच्छा, और अगर आप सिर्फ, अब तो खैर EPI प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल हो गई, लेकिन जो 99 के से पहले के लोग बॉर्न हैं उनमें चूंकि उस वक्त रूटीन में वैक्सीनेशन नहीं होती थी तो उनको अपना करवा लेनी चाहिए। और चूंकि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस ए भी बहुत होता है और उसमें 4-5% लोग ऐसे भी हैं जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो अब हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन न सिर्फ बच्चों में होनी चाहिए, चूंकि हम एंडेमिक एरिया में रहते हैं, बड़ों में भी ये रिकमेंडेड है। तो खास करके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के जो रिजल्ट हैं उसने प्रोग्रेसिवली 90s के बाद अब तक इस बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। सही है। सो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। अच्छा, हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
देखिए एक ज़माने में हेपेटाइटिस सी जो है ना वो बहुत बड़ा एक हॉरर थ्रेट था, वो खौफ तो था। HIV के लेवल पे बिल्कुल इसको कंसीडर exactly। किया जाता था। लेकिन बिल्कुल ऑल टुगेदर सिचुएशन चेंज हो चुकी है 2014 के बाद से, जब से दवाइयों की सूरत में, गोलियों की सूरत में गोलियों की सूरत में इसका ट्रीटमेंट आया है। मुख्तसर दौरानिया का ट्रीटमेंट है जो 3 से 6 महीने का है। अब तो इससे भी कम दौरानिया की दवाएं आ रही हैं, लेकिन बहरहाल 3 महीने सिंगल टैबलेट जो है वो 95 to 100% क्योर रेट है, जिससे बीमारी ज़ीरो, यानी दोबारा रिलैप्स के चांसेस लेस देन 5% है। अच्छा, तो जबरदस्त ये यानी ये अब ट्रीटेबल एक काजेज में आ गया है, क्योंकि पहले तो ये था कि जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ तो ये समझा जाता था कि अब इसका जिगर सुकड़ेगा भी सही, इसको खुदा न खास्ता जो खून की उल्टियां हैं वो भी लगेंगी, इसको पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगा। ये सारी चीजें अब अवॉइड की जा सकती हैं अगर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की तरफ जाया बिल्कुल जाए ऐसा ही है, उसका फ़ायदा है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के लिए भी आल्दो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, लेकिन दवाओं की सूरत में वो भी ट्रीटमेंट मौजूद है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं एक गाइडेंस दी और जिसमें मुझे एज डॉक्टर भी काफ़ी चीज़ें नई पता चली हैं। तो नाजरीन, ये हमारा आज का वो था कि जिसमें हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए हेपेटाइटिस के बारे में काफ़ी प्रोफेसर साहब से गाइडेंस ली है और उम्मीद है कि ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.